Okay, sir. So, like first thing is categories of insurance. Sir, insurance के बारे में आपको पता है कि हम लोग अपना whatever the risk we have, okay, if we are risk seekers, that's a secondary case. If we are risk averse, that means we don't want to take any kind of risk. So what we can do, we can transfer our risk on the third party. That is like third party बोल सकते हैं कि third party नहीं बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अपना रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं because they are ready to take your risk, but in exchange of premiums, okay, in case of certain adverse events, okay. Now, तो इंश्योरेंस क्या है सर? An insurance is a contract or an agreement between insurer and a policy holder. Insurer and a policy holder का मतलब क्या है सर? पॉलिसी होल्डर हम है, इंश्योरेंस हम है, जो दे रहा है, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी है और हम इंश्योर्ड है, ठीक है सर? We are insured and insurer is nothing but the insurance company, or we can say we are policy holders, where the latter receives protection against adverse events in exchange for premiums. And a policy holder pays premiums to insurance company, and insurance company gives protection to the policy holder against any of the adverse events, okay, that is some uncertain event happening to him in any point of time in the future, which is uncertain, which he doesn't know. जैसे एक्सीडेंट होता है तो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना सर, एक्सीडेंट होता है तो हमारे को कंपनी से रियम्बर्समेंट आ जाता है, तो हमारा जो कुछ भी है डैमेज होता है गाड़ी को वगैरह को वो क्लेम हो जाता है। या अगर अगर आपको भी बॉडी को भी कुछ होता है या कुछ है, आपको कुछ डैमेज मतलब कुछ भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन क्लेम योर insurance in the hospitals. Now, insurance takes two main forms, life assurance and non-life or property insurance. तो life insurance आपको पता ही है सर क्या होता है? Assurance या assurance भी वही है कि आप assured आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर कुछ भी होता है तो आपको इतना assured मिलेगा पैसा, वो assurance देते हैं। Non-life में क्या होता है? Property insurance वगैरह आता है। Since we cannot put a price or value tag on human life, and word insurance is replaced with assurance, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ह्यूमन लाइफ कब तक है, और मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम भी जी सकते हैं या उससे पहले भी, कुछ भी हो सकता है, uncertainties are there, since we are human beings कभी भी कुछ भी हो सकता है, so we don't use the word insurance, we use the word assurance. But property इंश्योरेंस इज रिन्यूड ईयरली एंड प्रीमियम्स पेबल में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है वो हर साल आपको नया लेना पड़ेगा और प्रीमियम जो है वो वेरी करेगा हर साल, है ना सर? बढ़ते साल के साथ उसका मतलब परफॉर्मेंस भी डिफर करेगा, तो वो हिसाब से इंश्योरेंस का अमाउंट भी डिफर करेगा। नाउ, टाइप्स ऑफ लाइफ एश्योरेंस, टर्म लाइफ एश्योरेंस, होल लाइफ एश्योरेंस। टर्म लाइफ यानी टर्म इंश्योरेंस होता है ना सर? हाँ, 10 साल 15 साल के लिए, 10 साल 15 साल 20 साल। So a term life assurance contract is a contract to pay the beneficiary a predetermined amount of benefit, also called sum assured, in case the policy holder dies. यानी टर्म लाइफ अश्योरेंस एक टर्म होता है, एक टर्म फिक्स करते हैं वो लोग, जनरली वो 10 years या जो भी पीरियड होता है, उसमें अगर उसका डेथ वगैरह कुछ भी हो जाता है तो उसको एक सम अश्योर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, एंड इफ ही रियली डाइज विद इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टर्म के अंदर में उसका कुछ डेथ होता है तो उसको पैसा मिल जाएगा उसके, या तो उससे रिलेटेड जो बेनिफिशियरी होते हैं, बेनिफिशियरी इज नथिंग बट उसके फैमिली मेंबर्स या जो भी हैं जिनको वो बेनिफिशियरी की तरह अपॉइंट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स टुडे एंड रिमेन्स इन फोर्स फॉर नेक्स्ट 10 years, the sum assured will only be payable if the policyholder dies within the next 10-year period. If the policyholder survives to the end of the term, the contract comes to an end without any form of compensation. Finished. टर्म इंश्योरेंस या टर्म एश्योरेंस में अगर वो डेथ होगा तो ये पैसे आएगा सर, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे इंडिया में वो लेते हैं ना सर, आप इतना भर दो 750 रुपीज ऐसा करके कुछ भर दो और आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस हम देंगे, बल्कि कंपनी प्रॉमिस करता है। नाउ इट डिफर्स, एज वाइज डिफर करता है वो प्रीमियम अमाउंट। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो उसको डेथ हो गया तो उसके फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। Next is whole life assurance. Under a whole life contract, the sum assured is payable when the policyholder dies. मरेगा तो कभी भी मरेगा तो मिल जाएगा पैसा। टर्म इंश्योरेंस में वो पीरियड के अंदर ही डेथ होना है सर, 10 साल के लिए, 10-15 मतलब कितने भी टर्म, हाँ जितने टर्म का लिया उसमें डेथ होगा तो पैसा मिलेगा। 30 years का भी आता है, 25 years का भी आता है।
होल लाइफ एश्योरेंस में उसका डेथ कभी भी होगा तो पैसा मिल जाएगा। अंडर होल लाइफ कॉन्ट्रैक्ट द सम एश्योर्ड is payable when the policyholder dies regardless of when that happens। कभी भी मरो पैसा मिल जाएगा। होल लाइफ एश्योरेंस ये टर्म नहीं है, होल लाइफ है। नाउ होल लाइफ मतलब होल, ये मतलब लाइफ टाइम एश्योरेंस है। Now it provides protection for the life of the policy holder। Premiums are paid throughout the life of the policy holder। Unlike in a term life contract आप एक certain period के लिए भरते हो, लेकिन इसमें कोई पीरियड नहीं है, इसमें लाइफ टाइम के लिए भरते रहना है। Where there is no certainty that the sum assured will be paid। वहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है ना सर, टर्म के बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। Now the sum assured is certain to be paid at some point in future provided the policyholder continues to make the required premium payments up to the point of their death। यानी जब तक जिएगा, जब तक प्रीमियम भरेगा, जिस दिन मरेगा उसको सम assured मिल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितने साल का उस मतलब लाइफ टाइम का लिया है, क्या पॉलिसी लिया है, क्या नहीं है, वो डिपेंड करता है। am I right sir? हाँ। Variable life assurance। A variable life assurance policy is a type of whole life assurance with an investment component। इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है सर। A portion of the premium is payable invested in a number of sub accounts available in the policy। For example, let's say John pays a variable life assurance policy 22, अगर ये एक variable life assurance policy लेता है where he pays an annual premium of 10,000। Contract would be designed in such a way that 5,000 goes towards the sum assured यानी उसके बेनिफिट के ऊपर, and say $1 million and other 5,000 is in मतलब $1 million देंगे बोल के उनको बोला है, तो उसके लिए $1 million के लिए उससे पैसा तो लेंगे ना सर, सम assured कर रहे हैं तो प्रीमियम, आधा प्रीमियम उसके लिए जाएगा, आधा प्रीमियम वो लोग इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, आपको रिटर्न्स के फॉर्म में दे देंगे बाद में, तो मतलब एक्सपायरी के टाइम पे। ओके सर। LIC में भी आता है ना सर, बहुत सारे पॉलिसीज आते हैं LIC के अंदर में भी, वो इन्वेस्टमेंट कम लाइक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, यूलिप प्लान्स आते हैं सर। यूलिप प्लान्स में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसमें क्या होता है, थोड़ा पैसा इंश्योरेंस के लिए लगा देता है, थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देता है। तो वी हैव आल्सो टेकन फॉर ICICI बैंक, साल का मतलब 50-50 भरते हैं मेरे भाई, एंड 10 इयर्स का है, कुछ भी होगा 10 लाख रुपए देगा, एंड 5 इयर्स के बाद विड्रॉबल है अमाउंट। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करिए, फिर आपको रिटर्न देगा, मतलब रिटर्न्स के साथ, रिटर्न्स जो भी आपको 10 इयर्स में, मतलब 5 इयर्स के बाद कितना देगा? 5 इयर्स के बाद विड्रॉबल है अमाउंट, आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर चाहे तो 10 इयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, वो तो 10 इयर्स का प्लान है। अगर नहीं, वो 5 इयर्स के बाद जो भी पे किए वो विड्रॉ कर, मतलब जो मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स आ रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो तो ऐड करके देगा वो। अच्छा, ओके, ऐसा है। नाउ we were in this, so the total benefit received on the death of the policyholder will be the sum assured plus variable amount generated from the investment account। मतलब अगर वो मर जाता है तो उसको जो सम एश्योर्ड कर बोले वो तो देंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो पैसा है जिसके ऊपर उसको जो रिटर्न आ रहा है वो भी ऐड अप करके दे देंगे बेनिफिशियरी को। यूनिवर्सल लाइफ, just like variable life insurance, a universal life contract is a type of whole life assurance with an investment component। However, universal contract gives the policyholder a lot more flexibility in terms of premium payable। The premium can even be reduced to a pre-specified minimum without the policy lapsing। मतलब थोड़ा अच्छा फ्लेक्सिबल प्लान है। Lapsing occurs when a policyholder quits paying premiums, resulting in withdrawal of policy, and reducing premiums will however reduce the expected benefits। मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपको साल का एक अमाउंट फिक्स कर दिया है, आप अपने हिसाब से जैसा, आप अगर एक टर्म में नहीं पे करे, कम पे कर दिए तो भी आपको टाइम देता, मतलब फ्लेक्सिबल है। आप अपने जो भी ईयर के अंदर में उतना पैसा उसको जो भी आप प्रॉमिस करे हो प्रीमियम का वो पे कर दो, नहीं तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, है ना सर? दिस इज ऑल्सो लाइक वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ एश्योरेंस। यूनिवर्सल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बस। वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ एश्योरेंस, ये यूनिवर्सल लाइफ था। यूनिवर्सल लाइफ में इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है और एश्योरेंस है आपको, मतलब आपको डेथ बेनिफिट भी है, मतलब सम एश्योर, मतलब आपको क्या है, देखिए सर, पॉलिसी होल्डर लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ एश्योरेंस, होल लाइफ एश्योरेंस विद एन इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है।
अब वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ एश्योरेंस में दिस कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेट्स द बेनिफिट ऑफ बोथ यूनिवर्सल एंड वेरिएबल लाइफ एश्योरेंस, यानी यूनिवर्सल का भी लेगा और वेरिएबल का भी लेगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा और फ्लेक्सिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है और सम अश्योर्ड भी है, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसमें क्या है, रिजिडिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों भी एक जैसे ही हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, सम अश्योर्ड भी देगा और आपको क्या बोलते हैं अपना डेथ बेनिफिट भी देगा, सॉरी ये अपना फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, डेथ बेनिफिट दैट इज सम अश्योर्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पेमेंट्स। क्लियर सर? हाँ सर। Now, endowment life assurance. Under an endowment contract, the sum assured is payable either when the policyholder dies or at the end of the specified period. यानी endowment plan generally अपने LIC के maximum plans endowment है। हम 30 साल का एक पॉलिसी लेते हैं, अगर 10 साल में कोई मर गया तो जब का जब पैसा दे देगा, नहीं है तो एंड जब पॉलिसी का मैच्योरिटी आएगा तो पूरा पैसा मिल जाएगा। मैक्सिमम प्लान्स एंडोमेंट प्लान्स ही है सर LIC के अंदर। राइट, ओके। सो अगर उसका 30 इयर्स का अगर वो प्लान लेता है, उसमें कभी भी उसका डेथ होता है तो जब तो देंगे ही, नहीं तो मैच्योरिटी आने के बाद भी दे देंगे। whichever comes first. There are many variants of endowment life contracts in market today. Some may even have an investment, कुछ investment के साथ भी आ रहे हैं, और others में pre-condition payment of the sum assured on survival of the policyholder to the end of the period. मतलब आप इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के साथ भी प्लान्स आ रहे हैं, नहीं तो आपको प्री कंडीशन भी रहेगा, पेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ पॉलिसी होल्डर एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब आपको मतलब एक प्री कंडीशन हमेशा ही है, अगर डेथ नहीं हुआ तो आप सर्वाइव कर लिए तो आपको एंड ऑफ द पीरियड आपको आपका पैसा पूरा मिल जाएगा। क्लियर सर? हाँ सर। अब देखिए ग्रुप लाइफ एश्योरेंस, ये पूरा ग्रुप पॉलिसी है सर। ग्रुप लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवर्स मल्टीपल पर्सन्स, जनरली कंपनीज लेते हैं सर इसको। जनरली अगर आप एक कंपनी फ्लोट कर रहे हो और यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, सो कंपनीज व्हाट दे डू, दे ऑप्ट फॉर ग्रुप लाइफ एश्योरेंस। लाइक हमारे पूरे एम्प्लॉयज़ का मिला के आप हमारे को बता दो, हम आपको प्रीमियम पे करेंगे, तो उसको थोड़ा सस्ता भी पड़ता ना सर। पॉलिसी कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटरी भी हो सकता है, यानी एम्प्लॉय भी पे करना है, एम्प्लॉयर भी पे करना है कई बार, नहीं तो कई बार नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, यानी कंप्लीटली फुल प्रीमियम कंपनी पे कर देता, या कई बार कंपनी पे नहीं करके एम्प्लॉय को पे करो बोलता, हम आपके लिए प्लान ले रहे हैं, आप पे कर दो बोलता, सैलरी में से डिडक्ट कर लेता। सो ग्रुप लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवर्स मल्टीपल पर्सन्स, usually employees in a company. The policy could be contributory, in which case the premium payable is shared between employer and the employee. Provident fund में भी होता है ना सर, शेयरिंग ही होता है। In other cases, it may be non-contributory, meaning that the employee is obliged to pay the full premium payment. यानी उसके सैलरी से डिडक्ट करके वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। Now annuity. Annuity का मतलब आपको पहले से पता है सर, एक सिंगल सेट ऑफ अमाउंट आपको पे करते रहना है। साल पे एक बार, हाँ साल का एक बार या मंथली आप फिक्स करके साल का एक बार लगा लीजिए, जैसे 1000 रुपये मंथली तो साल का 12,000, कुछ भी 10 साल के लिए 12,000 बोला तो मंथली 1000, या साल का 12,000, 10 साल तक 1,20,000 ऐसा। सो एन्युटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर्स द पॉलिसी होल्डर टू पे ए लम सम। In return, the policyholder receives a regular series of payments at specified points in the future. यानी आप एक लमसम अमाउंट भर दिए, अब एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है, सो यू हैव टेकन एन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, सो बीइंग अ पॉलिसी होल्डर यू हैव मेड अ लमसम पेमेंट। इन रिटर्न व्हाट इज हैपनिंग, पॉलिसी होल्डर बीइंग अ पॉलिसी होल्डर यू रिसीव रेगुलर सीरीज ऑफ पे, मतलब सपोज आप एक 10 लाख रुपए भर दिए एन्युटी में, तो वो आपका एक अमाउंट फिक्स कर देता सर, साल का मैं आपको इतना दूंगा बोल के, 50,000, 60,000 जो भी है, उसको आप मंथली डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को मंथली इतना इतना आता रहेगा, उसमें रिटर्न जो भी है उसमें मिक्स करके आपको वो अमाउंट देते रहेगा, एन्युटी अमाउंट। सपोज 10 लाख दिया तो आपका एक 12 लाख रुपए हो रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न ऐड करके उसको वो डिवाइड करके आपको ईयरली दे देगा, आप उसको मंथली बांट लो, जैसा भी आप अपना उसके साथ फिक्स कर लो कंपनी के साथ, वो प्लान के हिसाब से।
So in return, policyholder receives a regular series of payments at specified points in the future. This regular stream of payments is called an annuity. And you know, annuity is a fixed amount given annually. The annuity starts at a particular date and lasts for rest of the policyholder's life. तो ये लाइफ टाइम प्लान भी रहता है सर. जैसे ज़्यादातर रिटायर होते हैं ना सर लोग, ज़्यादातर लोग जो रिटायर होते हैं उनको अच्छा एक लमसम अमाउंट मिलता उनके कंपनी से, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेट्युटी, ये सब करके मिलता है. 10-20 लाख रुपए आता उनका, जमा होता रहता वो. जब रिटायर होता जब कंपनी देती, वो लोग क्या करते हैं, एन्युटी प्लान ले लेते. इसमें क्या करते वो लोग, ये प्लान ले लेके लमसम पूरा एक बार में भर देते कंपनी को, और उनको मतलब कंपनी साल का फिक्स कर देती. और वो पैसे से वो लोग क्या अपना मेडिसिन या जो भी रेंट है या जो भी छोटा मोटा अपना खर्चा निकाल लेते सर्वाइवल के लिए. आप ले सकते हैं सर, अंकल के लिए भी प्लान ले सकते हैं. लाइक अगर मतलब लेना चाहे तो ले सकते हैं. अंकल खुद भी ले सकते हैं अगर सेविंग्स है तो. अब डिपेंड्स, अब सेविंग्स है तो ले ही सकते हैं. अच्छा प्लान है सर. अगर नहीं है तो वैसा भी अपन खर्चा तो निकाल ही लेते हैं ना. मतलब वही है, मतलब अभी तो जो भी अभी हुआ है वो मतलब लेवल हो गया ये साल तक. हाँ समझ गया. अब वही है, तो प्लस में आएगा. हाँ सही है सर. मतलब ये क्या है सर, ज्यादातर जॉब करके जो निकलते हैं ना उनको एक लमसम अमाउंट मिलता. तो अगर उनका सन रहता वो भी जॉब कर रहा है, वो बोलता पापा मेरे को तो जरूरत नहीं है पैसे का, आप मतलब एन्युटी प्लान लेके आपका खर्चा जो भी निकलता जैसा भी प्लान. यहाँ पर ना सुपर एनुएशन बोलते हैं. हाँ वही है सर. यस. तो अगर 10% मतलब आज के डेट पे 9.5% है, मगर गवर्नमेंट अभी 2025 तक 12% करो बोल के बोली थी कंपनीज को. ओके. तो वो पैसा हम कुछ हाथ में नहीं मिलेगा, सीधा वो सुपर एनुएशन कंपनी में जाएगा. हाँ. तो उसमें जो पैसा है वो लोग अपना इन्वेस्ट करके वो पैसा बढ़ा लेते हैं, बाद में आपको एन्युटी के जैसा देते रहते. आपको चॉइस देते, मतलब चॉइस लेना है तो ले लो, नहीं तो एन्युटी के जैसा लेते रहो. ऐसा आपके ऊपर है वो. मालूम सर, करेक्ट है वो. So annuity starts at a particular date and lasts for rest of the policyholder's life. The annuity could start immediately after the lump sum has been paid. In other cases, it could start after 5 years after payment of lump sum. Such a contract is called deferred annuity. Insurance company funds the annuity by investing the lump sum. मतलब investment company को क्या आपको कैसे दे रहा पैसा, आप जो lump sum उसके पास भरते वो उसको invest कर लेता, अपने investment vehicle में डाल देता या bonds बना के बेच देता. तो बॉन्ड्स बना के बेचने से लाइक जो भी पैसा आता उसको वो कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करके वहाँ से रिटर्न जनरेट कर लेता. 12% या 16% या जैसा भी उनका पॉलिसी, उनका पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करता वहाँ. और फिर उसमें से थोड़ा पैसा जो इंटरेस्ट, जो बॉन्ड इशू करके जो पैसे लिया, सपोज बॉन्ड इशू किया 6% या 7% पे, और बाहर मार्केट में लगा दिया तो उसको 16-17% आ रहा है. सपोज 17 आ रहा है, 17 में से 7% काट दीजिए, 10% इसका रिटर्न है, वो आपको ऐड करके आपके पॉलिसी में दे देगा आपको. मतलब इनका भी कुछ ना कुछ रहेगा, उसके लिए उसको फीस मिलेगा, उनका चार्जेस लेगा, और इन्वेस्टमेंट्स भी जो भी अपना सर्विसेज कट करके दे देगा आपको. So insurance company funds the annuity to by investing the lump sum in an investment vehicle of their choice, including secured bonds and mutual funds. जैसे मैंने आपको भी बताया. An annuity helps the policy holder to defer the taxable until they receive each scheduled annuity payment. मतलब वो अपना taxes जो भी पे करना है, annuity helps the policy to defer the tax payable until, जब तक नहीं मिलता तब तक वो, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स में तो क्या है सर, रिसीट के ऊपर ही टैक्स पे करते हैं अपन, है ना सर. Unlike the like accrual concept we follow to make accounts, वहाँ पर तो आप एक प्रोविजन बना देते हैं और पहले उसको दिखा देते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में जब आएगा तभी दिखाते हैं आप. सो बिकॉज ये कैश बेसिस पे चलता है, वो अक्रूअल बेसिस पे चलता है. द अमाउंट टू विच अ पॉलिसी होल्डर्स फंड्स ग्रो टू इन एन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन वैल्यू. ठीक है, मतलब उसका वैल्यू जो भी उसका एक्यूमुलेट होते रहता फंड्स. तो अमाउंट टू विच अ पॉलिसी होल्डर्स फंड्स ग्रो टू इन एन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन वैल्यू. उसका पैसा एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो उसको देते, वो लोग इसको एन्युटी में देते रहेंगे. नाउ इन्वेस्टमेंट्स. हाँ सर.
funds to be invested are provided by life insurance policies and annuity contracts. The funds are mostly invested in bonds. मतलब जो भी पैसा आप उनको देते हैं प्रीमियम के फॉर्म में, वो कंपनीज उसको क्या करती है, बॉन्ड्स में लगा देती है, या खुद भी खरीद लेती है, उनको उस पर इंटरेस्ट कमाती है. So funds to be invested are provided by life insurance and annuity contract. मतलब इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बिग स्केल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सर. तो ये लोग इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं? ताकि ये लोग भी रिटर्न्स कमाएं. जो लोगों से जो पैसा आता है, तो लोगों को भी तो जब पैसा देंगे तो उनके पास भी तो पैसा बढ़ना चाहिए ना सर. उनका पैसा बढ़ेगा तो वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना सर. दे आर ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस. सो उनका बिजनेस में पैसा कैसा बढ़ेगा? पब्लिक से प्रीमियम का पैसा आएगा. वो प्रीमियम का पैसा को वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न्स कमाएंगे. रिटर्न और उसमें से लाइक किसी का 30 इयर्स लाइफ चले गया, उसको सम एश्योर्ड दे देंगे. और किसी का जल्दी डेथ हो गया तो उसको पैसा दे देंगे. मतलब ऐसे करोड़ों लोग उनका इंश्योरेंस लेते हैं सर. लाखों, वर्ल्ड वाइड तो करोड़ों लोग लेके रखे हुए इंश्योरेंस. और उनका लाइक सेटलमेंट्स जो भी होगा वो उतना तो 1 करोड़ का सेटलमेंट तो नहीं होगा ना सर. डिपेंड करेगा, कम लोगों का सेटलमेंट होगा, तब तक तो रिटर्न जनरेट होता रहेगा उन लोग को. सो फंड्स टू बी इन्वेस्टेड और प्रोवाइड बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. यानी जो भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है उसको पैसा आता है और वो उसको इन्वेस्ट कर देती है, या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स में लमसम में पैसा आता है, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं. फंड्स आर मोस्टली इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स. जैसे ये लोग ज़्यादा रिस्की में पैसा नहीं लगाते हैं. और समटाइम्स द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स कैन बी मेड टू द मेच्योरिटी ऑफ द लायबिलिटीज. मतलब आपको जब सम एश्योर्ड आपको 10 ईयर का प्लान दिया तो आपके पैसे से 10 ईयर का बॉन्ड ले लेगा. मतलब ऐसे कैटेगरी का. तो जैसे ही यहाँ पर ये आपका एक्सपायरी हो गया डेट कि मेरे को मतलब सेटल करने का टाइम आ गया, था वो लायबिलिटी भी जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट है वो भी मैच्योर हो जाएगा और वो पैसा आपको डाइवर्ट कर देगा. नाउ टू अवॉइड क्रेडिट रिस्क. मतलब कई बार लाइक पैसे का भी डाउटफुल होता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं लोग. बट आपको पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटर्न कम आएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हायर आएगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग द मॉर्टेलिटी टेबल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिससे हमको ये नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से लाइक वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना प्रीमियम लेना है एक पर्टिकुलर पर्सन से. सो फॉर ईच एज अ मॉर्टेलिटी. देखिए सर, मॉर्टेलिटी जो रेट जो मॉर्टेलिटी टेबल है उसमें आप देखेंगे कि यंग एज में आपका चांसेस कम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ. एंड जैसे जैसे एज ओल्ड आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बढ़ जाएगा. एंड वुमेन का मेन से मॉर्टेलिटी रेट कम है. क्योंकि वुमेन को ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है ना सर उतना. मतलब ज़्यादातर स्ट्रेस तो मेन को ही रहेगा कभी भी. So for each age, a mortality table gives the probability of a person at that age dying before their next birthday. And in other words, it gives the survivorship of people from a given population. The mortality rate among men is different and usually higher from that of women. Thus, mortality tables are constructed separately for men and women. Insurance companies use mortality tables to price insurance products, assess pension plan, obligations, and project future insured events. Here is some important information on how to read a mortality table. देखते हैं सर हम क्या होता है इसमें. देखिए, so probability of death within a year, provided that an individual is alive at any year, it is the probability that death will occur in the year following n. यानी आप n years तक survive करेंगे, उसमें probability आपका डेथ होने का हर साल मतलब हर एक ईयर का बताया हुआ है कि आप कितना probable है वो साल में डेथ होने का. We will understand with the help of this table. Survival probability, it is a cumulative probability of an individual living to year end. The survival probability at year 0 is therefore 1. यानी शुरुआत में 1 रहेगा सर. देखिए ये एक्चुअली मैं जो आपको टेबल बता रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ के बारे में, सर्वाइवल नहीं है. लेकिन सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आपका 1 रहेगा शुरू में. 100% रहेगा जब पैदा होगा बंदा. So the probability of survival to 50 years is the probability of survival to year 49 and the probability of death in year 50. यानी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी के बारे में बोल रहा है कि 50 इयर्स का अगर मैं प्रोबेबिलिटी लेता हूँ तो 49 इयर्स तक आप सर्वाइव करोगे. 50th ईयर में डेथ हो सकता है. है ना सर? So survival probability, it is the cumulative probability of an individual living to year end. सपोज 50 इयर्स का लेते हैं तो क्यूमुलेट होते होते 50 इयर्स है.
एंड द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एट ईयर 0 इज 1 एंड 49th ईयर 50th ईयर तक देखेंगे तो 49 ईयर सर्वाइव कर सकता है, 50th ईयर में डेथ हो सकता है. हाँ. Now probability of survival at age n plus 1, suppose 49 plus 1 is nothing but survival until age 40 into 1 minus probability of death at age n plus 1. Probability of death you will get from the tables. Okay. Now we'll see that tables. ये 2015 का दिया हुआ है सर. मैं अपने बुक में देखता हूँ नया टेबल है क्या. ओके, ये 2013 का बता रहा. वही लेटेस्ट है सर. मतलब डेटा 5 इयर्स में देते हैं. कॉन्सेप्ट समझ में आना है बस. दैट्स ओके. हाँ. सो देखिए सर, यहाँ पर लाइक जब एग्जैक्ट 0 एज है, मतलब बंदे की जब 1 ईयर भी नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ उसका है विद इन उसी साल डाई होने का 0.006383 आउट ऑफ 100. हाँ, मतलब आउट ऑफ 100 नहीं सर, मतलब 100,000. हाँ, नहीं, मतलब ऐसा है कि ये उसका मतलब मरने की प्रोबेबिलिटी है. ये धीरे धीरे क्या होगा सर, ये प्रोबेबिलिटी देखिए अभी 0.006383 है. हाँ, जितना जैसे आप मतलब लाइफ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ भी बढ़ता जाएगा सर. ठीक है सर. नाउ अब देखिए 1 लाख पीपल में मेल नंबर ऑफ लाइफ्स, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना है सर, और फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80.97 है. और धीरे धीरे देखिए आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता जाएगा. एंड लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विद इन 1 ईयर देखिए ये 0.006 प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा है सर. फिर कम होता, फिर ज़्यादा होता, मतलब बीच में कम होता. फर्स्ट छोटा बेबी है ना सर, छोटा बेबी तो कभी उसका पता भरोसा नहीं है 1 ईयर के अंदर में. फिर 1 ईयर का होने के बाद थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम हो जाता. ऐसे कम होते लेकिन फिर यहाँ पर देखिए आप, ये 0.5 ईयर्स में 0.000155 ये बहुत कम है. लेकिन फिर 30 ईयर्स आने के बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ गया ना सर. बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया. हाँ, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ता ही रहेगा. आपने टेबल में देखेंगे, देखिए ये अब ये टेबल हमको अच्छा समझाता सर. देखिए सबसे पहले उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 1 दे दिया. देखिए ये सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है. तो पहले ईयर में उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ये दिया, और उसकी सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है सर. मतलब 0.006 काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है. फिर उसके बाद 1 ईयर का हो जब थोड़ा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ मतलब अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 1 दिया सर, मतलब अच्छा खासा सर्वाइवल हो सकता है. फर्स्ट ईयर में देखिए 0.000462 प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इतना है, और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इतना है. तो जैसे जैसे सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बढ़ता जा रहा सर, कितने साल तक, इतने 3 इयर्स तक. उसके बाद सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी देखिए आपका लाइक 30th ईयर से फिर वो गिरना शुरू हो जा रहा. देखिए सर, और 90 इयर्स तक सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी देखिए 30-40 तक तो ठीक है. पहले फर्स्ट जब बेबी पैदा होता तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इतना रहता, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी उसका इतना रहता. फिर फर्स्ट ईयर में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम हो जाता.
सर 0.006 बढ़ा है कि 0.0004 बढ़ा है? 0.006 ही बढ़ा है ना सर? हाँ हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ उसका इतना है, मतलब जब वो पैदा होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज्यादा है उसका, है ना सर? हाँ और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी उसके वन का कैप लगा है उसके ऊपर। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम हो जाएगा हाँ और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा। मतलब हाँ ये हाँ फर्स्ट ईयर 0th ईयर से डिक्रीज होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ भी कम हो रहा, क्योंकि और स्ट्रांग होता ना बच्चा, और हाँ उसका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रहा है ना सर? हाँ सर। अब देखिए थर्ड ईयर में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ 0.000209 है। हम्म, तो 0.000209 बढ़ा है कि 0.000291 बढ़ा है? 2.9 291 बढ़ गया। ज्यादा है। अब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम हो गया और उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी लाइक थोड़ी देखेंगे थोड़ा तो कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बढ़ गई तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी उसका कम हो गया। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बढ़ने से सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कैसे भी कम होगा। 30th ईयर में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बहुत ज्यादा हो गया सर, हाँ और उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई। अब यहां से उसकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ उसका 40th ईयर में ये है, 42nd में ये है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी उसकी कम होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। तो आफ्टर क्लियर? 30 ईयर्स में से क्या पता चलता है? 29 ईयर्स तक थोड़ा ज्यादा है। हाँ, 30 ईयर्स 29 ईयर्स से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम है और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 30 ईयर से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बढ़ता जाएगा, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। हाँ क्लियर? हाँ उसके हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, जब पैदा होता है बच्चा तो 76 ईयर का लाइफ एक्सपेक्टेड होता है। उसके बाद हम्म उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता था। 30 ईयर्स में आ गया तो फिर 47 ईयर्स का ही उसका आगे का एक्सपेक्टेंसी है। हाँ और यहाँ पर देखिए जब 90 का होता तो और 4 साल ही जी सकता वो, उससे ज्यादा उसको प्रिडिक्ट नहीं करते। हाँ वैसे वुमेन का भी डेटा है आपके सामने। वुमेन हम्म। 81 ईयर्स तक का पैदा हो तो 81 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये यूएस का डेटा है सर, इंडिया का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर लोग ज्यादा जीते ना, इसलिए वो यूएस 90 और तक दिया। ऑस्ट्रेलिया, हाँ अपने पास नहीं रहता सर इतना। अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 है इंडिया में, 70 या 75 हाँ बस, तो उस बेस्ड हिसाब से अपॉन वेरियस डेवलपमेंट। 100,000 है, तो उस हिसाब से उसने कट करके उसके प्रीमियम डिसाइड करता होगा। हाँ, अब जैसे ये टेबल देखेंगे अगर हम शुरू से, तो इसका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। An example, examine the row for a male age 40. The second column indicates that probability of 40-year-old man dying within next year. मतलब अगले साल मरने की probability ये है उसकी। Third हम्म column indicates the probability of male surviving at the age of 40 is this. हाँ So the fourth column indicates that a 40-year male has a remaining life expectancy of this. So that on an average he will live the age. 70. So that on an average he will live टू एज 78.53, मतलब 40 ईयर्स के बाद और 38 ईयर्स जीने का उसका एक्सपेक्टेंसी है। बट एक्सपेक्टेंसी हाँ कम हो गया ना सर। हाँ पहले हाँ जब पैदा हुआ था 76 ईयर जीने का था, अब खाली आगे वो 38 ईयर्स ही जी सकता। हाँ ऑफ कोर्स हाँ। सो रिमेनिंग 3 कॉलम शो द एस्टिमेट्स ऑफ वुमेन। अब देखिए इसको टेबल को पढ़ना है। So when examining the full table, the probability of death during the following year is decreasing function of age until 10, then it increases। मतलब probability of death आपका 10 years तक तो गिरता जाएगा सर। देखिए आप हाँ गिरता जा रहा है, लेकिन 10 years के बाद फिर वो बढ़ता जाएगा। 30 years के बाद से और बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हाँ तो ये हमको क्लैरिटी आ गई। लेट्स गो अहेड। टेबल का इंटरप्रिटेशन अभी हम लोगों ने देख लिया ना सर, वी गॉट इट। हाँ So male aged exactly 3 dying within next year is this. The third column gives number of male lives of 1 lakh that attain age 3, this much.
1 लाख में इतने लोग 3 साल तक जीते हैं। फोर्थ कॉलम शोज दैट द मेल एज 3 हैज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस एंड 3 प्लस इतना, तो उसका लाइफ इतना रहेगा 3 साल के बाद। अब ये देखिए सर, कैलकुलेटिंग द प्रीमियम पेएबल, ये हमको ब्रेक इवन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना उसका एक क्वेश्चन है। सो लेट अस सी। Robert Meyer, age 30, buys a 2-year term assurance contract with a sum assured 1 lakh. इंटरेस्ट रेट्स मतलब ये मतलब इंश्योरेंस अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया और उतना पैसा उसको आने का है सर, है ना सर? And interest rates for all maturities are 6% per annum with semi-annual compounding. Premiums are paid annually. मतलब इंटरेस्ट आता उसको 6%, प्रीमियम्स एनुअली पे करता वो एडवांस में at the beginning of the year, and he is asking to calculate the break even premium. So present, कभी भी ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है सर कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, and break even premium is calculated by the insurance company. So present value of income, that is premium payable, what they are supposed to receive, is equal to present value of outgo, expected payouts from the insurance company. तो प्रीमियम और आउटगो मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस होगा तो ब्रेक इवन होगा सर। वही है ना, नॉर्मल है। हाँ, ये ब्रेक इवन है। हाँ, आपको 5000 आया, आपका खर्चा 5000 है तो दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन। नाउ पहले हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। लेट द प्रीमियम पेएबल बी एक्स, वो हमको पता नहीं है सर, प्रीमियम कितना मतलब आना है वो हमको पता नहीं, वही हमको ब्रेक इवन प्रीमियम ही फाइंड करना है। So let the annual premium payable be X from the insured, जो भी हमको policy holder है. Since the first premium is paid immediately, the contract is signed. Its present value is X, is still X. मतलब first premium immediately pay कर रहा ना सर, और premium हमको जो आने का है वो हम X समझ रहे हैं, और first premium हमको immediately pay कर रहा, तो contract sign करने के टाइम पे the probability of second premium payment being made at the beginning of the first year is the probability that man does not die during the first year. मतलब अगर वो जिंदा रहेगा तो प्रीमियम पे करेगा, मर जाएगा तो प्रीमियम नहीं पे करेगा। सो फॉर हिम टू पे द प्रीमियम ही हैज टू सर्वाइव। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड प्रीमियम पेमेंट बीइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन डज नॉट डाई ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। सो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ निकाल के सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सर। 0. माइनस तो 30 इयर्स का 1626, तो 1 माइनस 0.001626 we'll get the survival. So कितने साल का है सर ये? 30 इयर्स का है। ओके भाई टेबल से यहाँ पर है ना प्रोबेबिलिटी। हाँ, वो इसमें सर्वाइवल नहीं दिया सर, एक सेकंड बुक में देख लेते हैं। ये आ गया सर। ओके 0.97, ये मतलब शायद 0.001626। ये दूसरा ईयर का है ना, तो दैट्स ओके, इट्स लाइक दैट। ये 2013 का था ना, वो 2015 डेटा चेंज हो गया सर। यस। सो सिंस दिस वी आर सीइंग लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड प्रीमियम पेमेंट बीइंग मेड एट द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे करता है। सो इफ वी रिमूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो ये हमको मिल गया, एंड दैट ही इज गोइंग टू पे इन द नेक्स्ट ईयर। ओके सर, तो नेक्स्ट ईयर का आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है हमको मालूम करना है, तो डिवाइडेड बाय 1.03। इट इज लाइक सेमी एनुअल। सो सेमी एनुअल मतलब क्या करना है सर, 3% लेने का है। अच्छा, ये एनुअल 6% है, बट सेमी एनुअल तो 3% होगा ना सर। और और क्या बोलते हैं, वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पे करेगा, तो पहले उसके पहले के 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, तो 1.03 होल स्क्वायर। अच्छा, ओके, है ना सर। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो आपको 1 साल 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड हो जाता। मैं करके बताऊं, आपको समझ में आ गया? नहीं ठीक है।
सर इफ अट ऑल होल पावर n लेते हैं तो एक साल, अगर आप नॉर्मल 1 ईयर लेते हैं तो होल पावर 1, लेकिन अगर सेमी एनुअल है तो होल स्क्वायर 2 हो जाएगा पीरियड्स। हाँ 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 एंड रेट भी आपका लाइक 6% नहीं 3% रहेगा, क्योंकि आप सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं। 3% एग्जैक्टली। के साथ ही तो 2 पीरियड्स है ना सर। हाँ आप नहीं तो 0.06 होल पावर 1 ले लीजिए, परवाह नहीं, लेकिन वो सेमी एनुअल बोला कि हमको कैलकुलेशन सेमी एनुअल के हिसाब से करना पड़ेगा। सो यू विल गेट दिस लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया। अब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे सर। Now working out the right hand side of the equation, the expected payout if Robert dies in the first year is 162.60. Probability 1 lakh, जो भी मतलब उसको सम एश्योर्ड हम लोग बोल, इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। अगर वो मर जाता है तो फर्स्ट ईयर में इतना पे करना है हमको, $162.60। और अगर द एक्सपेक्टेड पे आउट इफ द रॉबर्ट डाइज इन द सेकेंड ईयर इज, ये जो भी आपका ये 1 माइनस जो भी मतलब ये सर्वाइव करेगा फर्स्ट, तो सर्वाइव करने के साथ साथ फिर नेक्स्ट ईयर का उसका डेथ का प्रोबेबिलिटी इनटू 1, तो 166.63. So we must discount these to time 0. In most cases assumption is that death occurs midway through the year. मतलब ये assumption होता है, बहुत सारे केसेस में ये assumption माना जाता है कि आपका डेथ मिडवे हो रहा है, ओके, एंड द डेथ benefit is payable immediately on death. So thus we discount the expected payout for 6 months and expected payout in year 2 for 18 months. मतलब फर्स्ट ईयर में मरा तो 6 मंथ्स का, और अगर लाइक 2 इयर्स में मरा तो 18 मंथ्स का लेंगे मिडवे। ओके सर, क्योंकि 2 इयर्स में आपके लाइक 24 मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स में 6 मंथ्स का निकाल देंगे हम लोग, मिडवे मरा बोल के सोचते हैं। दैट इज द वे दे कैलकुलेट। राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटगो, अगर इफ इट इज लाइक फर्स्ट तो 6 मंथ्स, और इफ इट इज लाइक 30 ईयर्स सर्वाइव करा, 31 ईयर्स, लेकिन हम 32 नहीं लेंगे पूरा। अगर वो पहले फर्स्ट ईयर में मर जाता है तो 6 मंथ्स का लेते हैं, है ना सर। 30 से 31 के बीच में 1 ईयर होता है, तो हमारा फर्स्ट पीरियड होगा 6 मंथ्स ही। और अगर 4 मतलब ये फोर्थ पीरियड को पूरा नहीं जाएंगे, 18 मंथ्स, 6 तो हम वैसे करेंगे। और ये फिर हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 162.6 divided by 1.03 whole power 1, and if it is like he is surviving, the probability of him surviving in the second year also, so we take 18 months, so 3 periods, so we get 310.35। दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करते, दिस द ब्रेक इवन प्रीमियम। क्लियर सर? हाँ सर। एक बार चेक करेंगे, मैं एक बार आपको दे देता हूँ सर, चेक कर लीजिए एक बार, कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये थोड़ा 1.03 थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब नहीं सर 1.03 देखिए, आपका कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअल है, तो आपका जो रेट होगा वो बाई 2 हो जाएगा ना सर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में। नहीं, वो स्क्वायर रूट हो गया है, मतलब 1.03 कैसा है बोल के वो देखो। 1.03 is nothing but 1 plus r, that is 1 plus 3 by 100, got it 0.03 समझ में। हाँ 1 plus r is 6%, मतलब अगर सेमी एनुअल है तो 0.03% स्क्वायर रूट ऑफ 2। यस यस यस, होल स्क्वायर या होल पावर, वो होल पावर n होता है, उस हिसाब से हम ले लेते हैं। हाँ ठीक है सर। बाकी कल करेंगे सर, अब करेंगे? नहीं, कल करेंगे। ओके सर, कल फिनिश हो जाएगा चैप्टर कैसा भी। Sure, tomorrow sir. after finishing this I'll start, I will take the convexity and that concept, वो वाला अपना convexity and duration। हाँ।
ठीक है सर? ओके, ठीक है सर, नो तो प्रॉब्लम। वो फिनिश कर दिए तो अभी हमारा एफएमटी में हाँ अभी एक सेकंड सर, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज बाय टुमारो इट विल बी डन, mutual funds and hedge funds is done, introduction options futures and other derivatives is done, mechanics of future markets is done, hedging is done, interest rates में we have done till duration, convexity is supposed to be done, determination of forward and future prices करेंगे सर उसके बाद, ठीक है सर। एंड देन हाँ उसके बाद फिर फ्यूचर स्वैप्स, यानी यहाँ तक हमारा पूरा डेरिवेटिव्स है सर, कमोडिटी फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स तक। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है सर, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, जल्दी खत्म कर सकते हैं आराम से। ओके सर, ठीक। ओके सर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सर, मिलते हैं कल। हाँ, गुड डे सर, बाय बाय सर, बाय बाय। बाय सर।